गाइस, आई एम दीक्षा एंड वेलकम टू एक्सटेंट ऑफ लॉस। ये सेशन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स पर रहेगा जो कि सेक्शन 68 टू 72 तक है। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोई भी सेक्शन पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज को या किसी भी प्रॉपर्टी को, इवन मनी को रिटेन नहीं कर सकता जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। तो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से फॉर्म होता है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज एंड ऑब्जेक्ट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये सारी चीजें होती है। पर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज भी नहीं होता। तो सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स होंगे, सबसे पहला कंसिडरेशन एंड अनदर वन एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सेक्शन 68 टू 72 तक उस पर्सन की ऑब्लिगेशंस बताई गई है जो पर्सन किसी चीज को रिटेन करके बैठा है जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। ये ऑब्लिगेशंस किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट नहीं की गई है, क्योंकि वो तो फिर प्रपोजल एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। तो ये ऑब्लिगेशंस लॉ के थ्रू इम्पोज की गई है जो कि सेक्शन 68 टू 72 तक है। नेसेसरी सप्लाई टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन। इनकॉम्पिटेंट पर्सन कौन है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग? माइनर, अनसाउंड माइंड ड्यूरिंग इंसैनिटी या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो अगर कोई पर्सन इस इनकॉम्पिटेंट पर्सन को कोई नेसेसरीज प्रोवाइड करता है, कोई जरूरत की चीजें प्रोवाइड करता है, वो पर्सन इस पर्सन की, इनकॉम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी में से अपने क्लेम रिकवर कर सकता है। ए जो कि माइनर है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, इसकी कोई भी एनफोर्सेबिलिटी बाय कोर्ट नहीं होगी। बट माइनर को अगर बी कुछ नेसेसरीज प्रोवाइड करता है, जो नेसेसरी इस बी को उस टाइम जरूरत होती है जिस टाइम इस ए को उन नेसेसरीज को प्रोवाइड किया गया था, तो बी के पास ये राइट है ए की प्रॉपर्टी में से अपना जो एक्सपेंस है उसको रिकवर कर सके। पर बी ए को पर्सनली क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ ए की प्रॉपर्टी में से अपने क्लेम को रिकवर कर सकता है। क्लियर यहाँ तक? या फिर अगर कोई पर्सन ए जो कि अनसाउंड माइंड है, पर इसकी वाइफ एंड इसके चिल्ड्रन को कुछ बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत पड़ती है, तो डी इनको कुछ नेसेसरीज प्रोवाइड करता है जिसके लिए लीगली बाउंड तो ए है, पर ये अनसाउंड माइंड होने के कारण प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए बी एंड सी को डी प्रोवाइड करता है। तो डी इन्हें पर्सनली क्लेम नहीं कर सकता, पर इनकी प्रॉपर्टी में से जो नेसेसरीज प्रोवाइड की थी उनको क्लेम कर सकता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, सेक्शन 69। सेक्शन 69 रीइंबर्स्ड ऑफ मनी पेड ड्यू बाय अनदर, मतलब पेमेंट किसी और पर्सन ने की है जबकि इसकी लाइबिलिटी अदर पर्सन की बनती है। मतलब एग्जाम्पल, अगर ये एक घर जो कि ए का है एंड इसकी लाइबिलिटी बनती है इस घर का हाउस टैक्स पे करने की, पर इसी घर में बी रहता है एज अ टेनेंट, तो इस घर का हाउस टैक्स बी पे कर देता है बजाय ए। तो ए की लाइबिलिटी क्या हुई? बी ने जो टैक्स पे किया वो ए से क्लेम कर सकता है, पर बी ने ऐसा क्यों किया? ताकि अपने इंटरेस्ट को बचा सके। क्यों? क्योंकि वो एज अ टेनेंट उस घर में ऑलरेडी रह रहा है और वो उस घर को खाली नहीं करना चाहता, तो इसलिए इसने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए हाउस टैक्स को पे कर दिया। पर ए अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं हुआ, बी ने हाउस टैक्स पे किया, तो ए से हाउस टैक्स को रिकवर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन हमारा सेक्शन 70। अगर ए
बी के लिए कोई एक्ट करता है बट इसका इंटेंशन कोई फ्री वाला नहीं है कि जो एक्ट किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। ए अपने एक्ट के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है फ्रॉम बी। जैसे एग्जाम्पल लेके चले, एक एग्जाम्पल, अगर ये घर जिसमें बी एज अ टेनेंट रहता है एंड इसका ऑनर ए, बी अगर इस घर में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करा रहा है विद द कंसेंट ऑफ ए, पर एक्सपेंस किसका, बी का एक्सपेंस लग रहा है, तो बी ए से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि सेक्शन 70 क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एक पोस्ट पर एंड उस पर अगर उस पर्सन ने कोई काम किया है पर कुछ टाइम बाद पता चलता है, आफ्टर 1 मंथ बाद पता चलता है कि जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये इरेगुलर तरीके से अपॉइंटमेंट किया गया, तो गवर्नमेंट इसको इसकी सैलरी से डिनाई नहीं कर सकती। उस पर्सन ने काम तो किया है तो इसलिए, और इस इंटेंशन से नहीं किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए गवर्नमेंट इस पर्सन को उस टाइम पीरियड की सैलरी देने के लिए बाउंड है। एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल मिलता है? आर्टिकल 299। एंड नेक्स्ट वन, सेक्शन 71, फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन की कोई गुड्स मिल जाती है एंड इस चीज को वो अपनी कस्टडी में रखता है, तो इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एज अ बेली। इस गुड्स को इसी तरीके से संभाल के रखेगा जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस पर्सन रखेगा अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। एंड फाइंडर अपनी गुड्स के साथ, अपनी चीजों के साथ किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को मिक्स नहीं करेगा। अगर ए को बी के मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो ए ने अगर इन डॉक्यूमेंट्स को अपनी कस्टडी में रख लिया है तो ए की ड्यूटी बन जाएगी एज अ बेली उन गुड्स की केयर करना एंड बी तक इन डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाना। पर ए अपने एक्सपेंस को क्लेम भी कर सकता है, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए। एंड जब तक ये एक्सपेंस बी पे नहीं कर देता तब तक ए के पास ये राइट है इन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करने का, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रिटेन कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन हमारा सेक्शन 72। एंड ए बी के पेटीएम में गलती से कोई अमाउंट सेंड कर देता है तो बी की लाइबिलिटी है कि इस अमाउंट को रीपे कर दे। अगर ए ने गलती से एक पार्सल की डिलीवरी बी के यहाँ कर दी जो कि बी का ऑर्डर नहीं था, तो बी की ये ड्यूटी बनती है कि उस पार्सल को ये रिटर्न कर दे टू ए। सो आई होप कि आपको सारे सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।